गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोपहर आफ्टरनून शिफ्ट का एडवर्टाइजमेंट 15/2019 यानी आप कहिए सेकंड शिफ्ट, जो आज 3 शिफ्ट में पेपर है और सेकंड शिफ्ट का पेपर है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। तो उसके क्वेश्चन पेपर के साथ जो डिटेल में यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हरियाणा जी के और अन्य सभी सब्जेक्ट एलिमेंट के साथ, तो 20 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसे हरियाणा का विज्ञान नगर यानी साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा की साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है अम्बाड़ा को। आप जानते हैं भौगोलिक उपनाम पेपर में पूछे जाते हैं और अब तक के दोनों पेपरों में है। तो किसे जाना जाता है? अम्बाड़ा को हरियाणा की साइंस सिटी कहा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन है लगातार 3। फिर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है और इसमें लिखा गया है कि रोड को अगर URDG लिख सकते हैं तो स्वैन को क्या लिखेंगे? देखिए, R से U तक जाने में PQR यानी S और T यानी 2 प्लस करके जाना पड़ा है। O से अगर R तक जाएंगे यानी PQ, फिर भी 2 प्लस किया है, यानी ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ। इसलिए हम लोग S से जाएंगे, T और U को छोड़ के V तक पहुंचेंगे, W है X और Y को छोड़ के Z तक पहुंचेंगे, A है B और C को छोड़ के, ए के बाद बी और सी को छोड़ के हम लोग डी तक पहुंचेंगे, और एन है ओ और पी को छोड़ के क्यू तक। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा, वी जेड डी क्यू, इस तरीके से। क्योंकि ए के बाद देखो ए और डी जो है लास्ट में, ए को तो डी लिखा ही गया है, तो देखिए यहाँ पे भी ए है तो ए को डी लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है? तो कपास का उत्पादन देखिए सिरसा में सबसे ज्यादा होता है, भिवानी में भी होता है कपास, और रोहतक में भी होती है। और अब आप बताइए नूहू में? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, झज्जर भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट एलिमेंट से क्वेश्चन है, एक पारदर्शी, ये भी सब्जेक्ट एलिमेंट से। प्यूपिल का सामान्य आकार, ये भी सब्जेक्ट से क्योंकि ऑप्थेल्मिक है, और 2 से 4 मिलीमीटर यानी एमएम का साइज प्यूपिल का सामान्य आकार। आप बता दीजिए अगर कुछ और है तो। ऑप्शन ए यहाँ पे है। नेक्स्ट है लोर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? लोर नृत्य के बारे में सत्य क्या है? तो लोर नृत्य एक बांगर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 तो गलत है यहाँ पे, सी फिर जुलूस में हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट है दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना। नदियों और नहरों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा में निम्नलिखित क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। तो किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है? कुरुक्षेत्र में होती है, अम्बाड़ा में और यमुनानगर, इन तीनों में होती है, लेकिन पंचकुला में नहीं होती है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है इसका सही हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डेटा का वर्णन उसके रिकॉर्ड्स में, यानी ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कंप्यूटर का है ये रिकॉर्ड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए। उसके बाद है मैथ का क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 50 मील प्रति घंटे की औसत गति से 2.5 घंटे चलती है। 1 घंटे में 50 मील जाएगी, तो बताइए 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में 50 दूनी 100 और 125 मील चलेगी। उसके बाद वो 70 मील प्रति घंटे की गति से 1.5 घंटे तक चलती है, यानी 1.5 में 1 घंटे में 70 जाएगी और 1.5 में फिर आधे घंटे में 35 मील और जाएगी। तो इस तरीके से वो जो है 105 मील जाएगी। कुल 4 घंटे में 105 प्लस 125 वो कितने चलेगी? 230 मील। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट रेलेवेंट से क्वेश्चन है। उसके बाद डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई बताइए। तो ये आप सबको पता है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई। उसके बाद है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है ये ध्यान देना है आपको यहाँ पे, कि किसे नामित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब तक हम लोग जो है हमें ये पता है कि वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पेपर में आता है, हम लोगों ने कहाँ है वो पढ़ लिया। उसके बाद ये भी पढ़ लिया यहाँ से कि उनकी स्थापना किस वर्ष हुई। अब देखिए उनके अंदर से डिटेल से क्वेश्चन आ रहा है। तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, खापरवास भी है, लेकिन खोल ही रेतान नहीं है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि किस प्रकाश को दिशा में परिवर्तन के रूप में परिभाषित, हालांकि ये भी ऑप्थेल्मिक से लेकिन कुछ साइंस से भी है ये क्वेश्चन यहाँ से। तो देखिए जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम से, जैसे आप पढ़ गए ना, रेयर से डेंसन में जाती है, तो अपने पाथ से थोड़ी डेविएट होती है, और इसको क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब है NH2
हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हरियाणा के किस जिले में से होकर गुजरता है? तो फरीदाबाद जिले में से होकर गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता तक है, जो दिल्ली, सूरजकुंड, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोसी से होता हुआ मथुरा आगे तक जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है नहीं, तो फरीदाबाद है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? तो ऑप्शन देखो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, महानदी उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हरियाणा से होकर नहीं बहती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? देखिए यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले पेपर में भी थे, इस पेपर में भी पूछे गए हैं। तो समुद्रगुप्त काल के जो सिक्के हैं हरियाणा के मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं समुद्रगुप्त काल के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग टाइप है। देखिए 2 और डॉट है, मल्टीप्लाई का साइन है, 3 वर्गमूल 13 है। तो कैसे हुआ है ये? देखिए 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करके उसके ऊपर वर्गमूल लगा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और ये बन गया वर्गमूल 13। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और वो बन गया वर्गमूल 25, जिसे 5 कहा है। तो आप करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और इसके ऊपर लगा देंगे वर्गमूल, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। तो ऑप्शन डी जो है हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। फिर भाई 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं सब्जेक्ट से। अब है हरियाणा गो वंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया? तो किया था हमने ये क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला, वर्ष 2015। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, गोवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम वर्ष 2015। उसके बाद है इनमें से कौन सा सही है? वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5 क्या वर्गमूल 7 होते हैं? नहीं होते हैं, गलत है। वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5 क्या लेस देन इक्वल टू होते हैं, छोटे और बराबर होते हैं? नहीं, गलत है, या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे। और क्या छोटे होते हैं? नहीं होते हैं। तो देखिएगा वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 5 जो है वर्गमूल 7 से जो है वो बड़ा होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो मैग्ना कार्टा की हैसियत रखता है अंग्रेजी शिक्षा का। तो हंटर आयोग की रिपोर्ट, मैकाले की रिपोर्ट, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच जो है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला पूछा है ZNS। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है? ZNS। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है अपना हिसार। ये आसान से क्वेश्चन भी है कुछ यहाँ पे आप लोगों को। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया कि हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथिनीकुंड बैराज ने ले ली? अब यह बताइए कि हथिनीकुंड बैराज का या फिर पुराना नाम ताजेवाला बैराज कहा गया है। तो ऑप्शन बी ऑटो बैराज तो सिरसा में है, आपको पता ही। अनंतपुर भी बताइए कहाँ पे है, अनंतपुर किस जिले में है। नेक्स्ट है मौर्य काल। अब भाई दूसरा पेपर है आज का ये, और दोनों पेपरों में मौर्य युग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौर्य काल से क्वेश्चन जो है दोनों पेपरों में पूछे गए हैं। तो मौर्य काल के स्तूप और अवशेष अगर हम बात करें हरियाणा से, तो ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे भी पूछ लिया है कि मौर्य काल के स्तूप और अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हिसार, फतेहाबाद। तो ऑप्शन में है ए फतेहाबाद, तो फतेहाबाद हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से फतेहाबाद से मौर्य काल के स्तूप और अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऊपर समुद्रगुप्त कालीन पूछे गए थे और अब यहाँ पे मौर्य काल के पूछे गए। तो दोनों की जगह अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हो गए हैं, इनको आप लोगों को जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग को प्रतिबंध करने के लिए, यानी मुख्य रूप से अवांछित, जिनको हम नहीं चाहते हैं, आउटसाइडर से सेफली रखने के लिए क्या बनाया जाता है? तो फायरवॉल्स होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन बी सही आंसर। फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर से। उसके बाद है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? आपको पता ही है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 और 60 आ गए हैं अपने सब्जेक्ट से, और फिर 61 है टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल P and Q carrying equal amount of current in the same direction and brought nearer the current in। तो अब क्या होगा? both P and Q decreases। तो P और Q दोनों क्या होंगे? घटेंगे। देखो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आई थिंक आप लोग अच्छे से सुन जरूर पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट जैसी क्वालिटी अच्छी आएगी पेपर को शेयर भी कर देंगे और आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच भी जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भैंस और अश्व दोनों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हरियाणा में, हिसार में है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया पानीपत की लड़ाई से, अब तक पेपर में आता है पानीपत की लड़ाई। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। पानीपत की लड़ाई, तराइन का युद्ध और जितने विद्रोह हुए हैं
तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसमें राजा को बाबर ने पराजित किया था। अभी किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। संघ की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, क्या होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद संघ की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता भी है। और इसी के साथ 2 संरक्षण रिजर्व भी हैं। आप ऐसे याद रखेंगे 8, 2 और 2। कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। तो कुषाण काल प्रसिद्ध था गंधार आर्ट के लिए। किस आर्ट के लिए? गंधार आर्ट के लिए प्रसिद्ध था। देखिए ये अनऑफिशियल ही है, कोई आंसर की तो है ये नहीं, लेकिन बहुत मतलब ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप लोगों को बिल्कुल सही और टाइमली आप लोगों तक पहुंचे कि ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद है सब्जेक्ट से क्वेश्चन फिर 72 पूछा है कि ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा किससे कम होती है? तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम होती है। हरियाणा में गुलाम वंश का पहला शासक, हरियाणा दिल्ली पर कह लीजिए गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी 1206 में। तो कई बार हम लोग इंडिया जीके में इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कि ग्रेफाइट भी है, सलेट भी है, जो गुरुग्राम महेंद्रगढ़ दोनों जिलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होना चाहिए। हालांकि अब एचएसएससी पे डिपेंड है कि वो किसको सही आंसर बताए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के चेयरमैन, अध्यक्ष की और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद भाई काफी लेंथी क्वेश्चन दिया है। x की वैल्यू दी है 5 + 2√6, कैसे निकालेंगे? देखिए ये ना अब यहाँ पे पता चल गया कि √x है और इस x से √x बनाएंगे तो मतलब ये स्क्वायर में है वैल्यू। और देखिए कैसे है, अगर हम लोग कर दें इसको स्क्वायर यानी √3 और प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू आप इक्वल में देख रहे हैं ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है। वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कैसे आएगा? a² + b² + 2ab, √3 और √2 के गुणा √6 और 3 और 2 बन चुका है 5। तो ये आ गए हाँ हमारा यहाँ से, ये जो स्क्वायर है ये इस साइड आके रूट बन जाएगा, यानी √x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? √3 प्लस में √2, ये आ गई है √x की वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू है 5 + 2√6 और फिर देखिए माइनस में 1 है, डिवाइड में √3 + √2। अब हर का परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 - √2 से और √3 - √2 से। ऐसे जब √3 5 और 1 घटा के आप यहाँ पे 4 ही लिख देते हैं, यानी अब ये रकम है 4 + 2√6। वर्गमूल 3 4 से गुणा करने जाएगा तो 4√3 होगा। वर्गमूल 3 2√6 से गुणा करेगा तो 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 6 के गुणा वर्गमूल 18। फिर देखेंगे वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 4 से गुणा करेगा तो हो जाएगा, देखो माइनस का ना वर्गमूल 2 तो साइन आएगा माइनस का, 4√2। उसके बाद देखिए माइनस वर्गमूल 2 को 4 से जब फिर गुणा करेंगे इसको 2√6 को तो ये हो जाएगा 2√12। और डिवाइड में जब कभी भी हर का परिमेयकरण करते हैं तो a² - b² और a² + b² फॉर्मूला लगता है। तो यह है a + b a - b, किसका फॉर्मूला हो गया? ये a² - b² का। a की जगह √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इन 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है बस। अब सिंपल आपको इसको ओपन करना है, 4√3 + 18 को आप लिख सकते हैं। देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, 9 तो अपना वर्गमूल तोड़ के बाहर आएगा 3 के रूप में, अंदर बचा 2, जब 3 बाहर आएगा 2 पहले से था तो ये हो जाएगा 6√2। फिर माइनस का साइन है 4√2, फिर माइनस का साइन है 2√12, 2 है और वर्गमूल 12 है, 12 को आप लिख सकते हैं 4 × 3, 4 के ऊपर वर्गमूल है तो ये 2 बन के बाहर आएगा, 2 ऑलरेडी बाहर था, 4 हो गया, अंदर बचा 3, यानी ये बचा 4√3। अब देखिए प्लस का 4√3, ये माइनस का 4√3, 6√2 में से 4√2 घटा दिए तो कितने वर्गमूल 2 बच गए हैं? 2√2। थोड़ा सा लेंथी था, कैलकुलेटिव अगर हैं आप तो फिर आप इसको कर पाएंगे। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? मेवात पहाड़ियों से और जीतगढ़ के पास से निकलती है, बिल्कुल ऑप्शन बी साहिबी नदी सही आंसर है। साहिबी नदी जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट है
एनडीआरआई से क्वेश्चन। देखिए एनडीआरआई से तो आप बहुत बार कर चुके हैं कि एनडीआरआई का सिंपल हेडक्वार्टर ही पूछा, वो करनाल में। स्थापना पूछता 1923 में, कहाँ पे, बेंगलुरु में। कब स्थानांतरित किया गई चंडीगढ़ इसमें करनाल में, 1955 में। तो कितनी बार आपा कर रखे हैं, 1955 में तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ आई थी, तो स्थानांतरण हुआ था। और वर्तमान में कहाँ पे, करनाल में। नेक्स्ट, नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। दोस्तों 1857 से हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं, हर पेपर में। अब तक दूसरा पेपर आ गया और शाम वाले में भी देख लेंगे। 1857 के विद्रोह में नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा के फर्रुखनगर का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा फर्रुखनगर। इंग्लिश से हैं, और अब आप बता दीजिए इंग्लिश में कि हम लोग डेली सुबह इंग्लिश कर रहे हैं तो कितना सा बेनिफिट है। डिपेंडेंट की स्पेलिंग पूछिए तो ई हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी सारी सही है। अब मेन है, जैसा मैंने आपको बताया कि 3-4 नंबर हम बिल्कुल ले सकते हैं। एक वन वर्ड पेपर में आता है, एक ईडीएम पेपर में पूछते जाती है, 2 तो यहाँ से है, एक उसके बाद वोकैब वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेम और अपोजिट मीनिंग। टू सेव वंस फेस, वंस फेस, टू सेव वन फेस मतलब टू इवेड डिसग्रेस। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है गैरुलस, बताइए नहीं करा था हमने, टॉकेटिव, बातूनी। गैरुलस क्या होता है, बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, जिसको आप बोलते हैं टॉकेटिव, यानी टॉकेटिव जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, टॉकेटिव। तो टॉक्स ए लॉट, इसका पूछा क्या है, सेम मीनिंग, अंडरलाइन द क्लोजेस्ट मीनिंग। तो टॉकेटिव क्या होता है, गैरुलस, बातूनी हो जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड द ड्रामा ऑफ लाइफ इज ट्रांजिटरी एज वेल एज ट्रॉमेटिक। ट्रांजिटरी है और एज वेल एज ट्रॉमेटिक भी है। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में ड्रामा ऑफ लाइफ जब वो ट्रांजिटरी भी है और ट्रॉमेटिक भी है। ट्रांजिटरी का मतलब होता है कि क्षण भर के लिए, बहुत मतलब कि कम समय के लिए, और टेम्परेरी कह लीजिए, अस्थायी कह लीजिए। और ट्रॉमेटिक तो आघात वाला होता है ना, दुख वाला। तो जो ये चीज़ होती है बहुत कम समय के लिए होता है। अगर कोई दुख है किसी घड़ी में, किसी समय में, तो मतलब कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती है। तो फ्लीटिंग भी ऐसा ही एक वर्ड है, क्षण भर के लिए। हालांकि अगर हम पेनफुल देखें तो वो इसका है, ट्रॉमेटिक, आघात वाली जो चीज़ें जो दुखदायक होती हैं, पेनफुल वाली चीज़ें, तो ये भी होता है यहाँ पे। तो मतलब अच्छा वर्ड, अच्छी वोकैब यहाँ पे आप लोगों के लिए है। और नेक्स्ट जो हिंदी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, यशोगान, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यश प्लस गान, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, यशोगान। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय जो है, समय को मात्रा कहते हैं। और समुच्चय बोधक अवयव को योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, योजक भी कहते हैं। उसके बाद ये सब्जेक्ट रेलिवेंट से क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 10 लड़कों के कतार में रोहित अपने बाईं ओर से 2 स्थान खिसकता है। 10 लड़कों में और बाईं ओर से 2 स्थान खिसकता है, तो बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है। अब कतार में दाएं छोर से उसके पहले की स्थिति क्या थी, तो दाएं छोर में पहले की स्थिति दूसरी थी, और अगर पूछे बाएं छोर से तो फिर वो 9th पे चला जाएगा। कौन सी पोजीशन पे 2 छोर खिसक गया है, तो बाएं से अब उसकी पोजीशन क्या हो गई, 9th पे हो गई है। तो क्योंकि 2 और चला गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और वायरलेस नेटवर्किंग में मानक 802.11, ये सही आंसर होना चाहिए भाई, ऑप्शन डी। बाकी आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का, आई थिंक इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, ये भी जीवाणुओं से रहित सब्जेक्ट एलिमेंट ही होगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ से है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है इस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत की भूमि, लोगों और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों 1 और 2 पर विचार करें। भारत विश्व का 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और भारत पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इस बारे में बताइए क्या ये सही है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इसका बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ना मैंने पहले वाले में भी करवाया था, और ये जो सेम क्वेश्चन है 9 नंबर, ये जो सुबह मॉर्निंग वाला पेपर था उसमें भी पूछा गया था कि ए बी का पुत्र है। डिटो सेम था, बस थोड़ा सा इसमें अलग हुआ है, ए जो है वो बी का पुत्र है। तो इस तरीके से आप बनाते हैं, ये ए पुत्र हुआ, सी जो है बी की बहन है, सी जो है वो क्या है, बी की बहन है, यानी ये बहन है। इस तरीके से आप इस पे साइन लगा देते हैं। जिसका पुत्र डी और पुत्री ई है, जिसका पुत्र क्या है, डी है
यानी प्लस लगा देते हैं, और पुत्री जो है वो ई है, यानी इस पे माइनस का साइन कर देते हैं। एफ डी का मामा है, यहाँ पे एफ है और डी का मामा है, इसका मतलब इसका भाई है, और एफ जो है वो डी का मामा है। पूछा है कि ई का एफ से क्या संबंध है। देखिए दोनों तो बहन भाई हैं। अब अगर डी का मामा है एफ, तो ई का भी मामा होगा एफ, तो ई मामा मतलब है तो फिर भांजी होगी। यही डाउट उसमें भी था कि भांजी नहीं, उसमें भांजी ऑप्शन में था, भतीजी यहाँ पे कहा गया, तो उसमें भी पूछा गया था कि कितने भतीजे हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका भी भाई है, तो इसका भी भाई है ये, क्योंकि ये इसकी बहन है और ये इस बहन का भाई है, तो ये इसका भी भाई हुआ। और भाई के हिसाब से उस पेपर में पूछा था कि भतीजा। हम लोग ये मानते हैं कि बहन के जो बच्चे हैं वो भांजे होते हैं, भांजे या भांजी, और भाई के जो होते हैं वो भतीजा और भतीजी होते हैं। लेकिन यहाँ एचएसएससी दिया ही नहीं है भांजे की बात करें तो, क्योंकि हमें तो क्लियर है कि अगर एफ डी का मामा है तो ई का भी मामा है, ई का भी मामा है। अगर ये बी की पोजीशन हमें क्लियर मेंशन नहीं है कि अगर बी जेंट्स में है, मेल है बी, तब तो ए का चाचा हुआ, और अगर ये फीमेल में है तो फिर ये ए का मामा हुआ। अब दोनों ही केस इसमें क्लियर नहीं था, तो वो हमने वहाँ पे दो बताए थे भतीजे, यहाँ पे फिर ये भतीजी ही है, क्योंकि ई का एफ से क्या संबंध है। ई का एफ से ई होनी भांजी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है दिया ही नहीं ऑप्शन, तो एचएसएससी देख लीजिएगा ऑप्शन सी को ही आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचना को ऊपरी और निचली भागों में विभाजित किया जाता है ट्रांसवर्स, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका सही आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने मेरी दादी की बेटी, अब मेरी दादी की बेटी मेरी बुआ हुई, कि इकलौते भाई के इकलौते थे तो इसलिए वो मेरे पिता हुए, को हरा दिया, यानी मैंने मेरे पिता को हरा दिया। तो राहुल ने किसे हरा दिया, पिता को, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी ब्लड रिलेशन के दो सवाल पूछे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट एलिमेंट है, और भारत के राष्ट्रगान के बारे में कुछ कथन यहाँ पे दिए गए हैं। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल भाषा थी, बांग्ला में रचित है, ये सही है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन वो अधिवेशन कोलकाता में था, वो अधिवेशन कोलकाता में था। यहाँ बेलगाम दिया है, यहाँ दिया है बेलगाम। दो बातें हैं, एक तो 1911 का जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था उसकी अध्यक्षता, वो कई बार पेपर में पूछा, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित भीषण नारायण धर ने की थी। जबकि बेलगाम का जो है, जब अगर पेपर में पूछ ही ले कि बेलगाम का, तो बेलगाम का 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था, और इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे डाउट है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे या तो ठीक है ये कोलकाता में हुआ था, 1911 में हुआ था, और उसी अधिवेशन में गाया गया था। दोनों बातें, अब देखिए, अब ये नकार नहीं सकते हम लोग कि जनगण मन को पहली बार कब गाया गया, हम कहेंगे 1911 में गाया गया। कल किस अधिवेशन में गाया गया, तो हम कहेंगे कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, लेकिन बेलगाम नहीं कहेंगे। तो अब बात यह है कि एचएसएससी इसका क्या आंसर देता है। हालांकि इस हिसाब से ऑप्शन ए एचएसएससी को आंसर देना चाहिए, नहीं तो एचएसएससी कहेगा कि दोनों कथन सही हैं, क्योंकि कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में था, लेकिन यहाँ पे बेलगाम दिया है, और बेलगाम का अधिवेशन 1924 में हुआ था, और मात्र एक ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये थे आज के इस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने आगे इन क्वेश्चनों को किया भी होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट एलिमेंट से है, और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी के अन्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा। पिछले पेपर में भी था भाई ये क्वेश्चन, सुबह वाले में भी, इसमें भी है। आजकल क्योंकि चरखी दादरी नवीनतम जिला है और दूसरा जिला बन गया है ये, जो अपने सीमा किसी अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता है, तो आजकल यही पेपरों में छाया हुआ है, चरखी दादरी। और उसके बाद दक्कन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी आमतौर पर पूर्व दिशा में बहती है। तो पूर्व दिशा में बहने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां ना वो सारी हैं, ये कृष्णा नदी है, गोदावरी, कावेरी, सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं ये। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जो आफ्टरनून शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हालांकि क्वालिटी पेपर की अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी माफी चाहेंगे आपसे। जैसे क्वालिटी अच्छी होगी टेलीग्राम पे इसको शेयर भी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आने वाले पेपर की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हो सकता है इसमें कुछ डाउट हो सकता है सारे आंसर सही ना हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए माफी भी चाहेंगे कि जल्दबाजी में टाइमली बनाने की बात है कि भाई आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। तब तक के लिए देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। थैंक यू।